नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत खत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बैठकें कर रहा है और बड़ी खबर ये है कि 8 ऐसे बिंदु तैयार किए गए हैं जो केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार उस पर गिरती नजर आ रही है और ये इसका इशारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पहले से ही मिल गया था। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही थी और जो सीन 9 जुलाई को बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन ने दिखाया, उससे सरकार को अंदाजा तो लग गया था। और यही वजह थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब संसद के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले मैदान में उतर गए हैं। तो सर, मोदी जी तो एक बार भी नहीं बोले, लेकिन ट्रम्प साहब ने कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश ना दे और बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं। तो शुरुआत इसी से करें कि क्या है धनखड़ साहब के मायने, और फिर उसके बाद हम आएंगे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तैयारियों पर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, धनखड़ साहब ने एक अपनी यूएसपी डेवलप कर ली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जिस बात पर पूरी सरकार चुप हो, जिस पर पूरी इकोसिस्टम चुप हो, जिस पे जो मोदी जी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनकी आईटी सेल, उनकी ट्रॉल सेना, और टू दैट एक्सटेंट निशिकांत दुबे जैसे जो ट्रॉल्स हैं, वो जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे, वो भी जिस पे चुप हो जाए, उस पर धनखड़ साहब मैदान में है। और धनखड़ साहब का बड़ा एक यूनिक स्टाइल, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे देश में संविधान से ऊपर संसद की सर्वोच्चता का मामला हो, और जितने भी ऐसे इशू है जिस पर कोई भी मुंह खोलने से पहले 4 बार सोचेगा, वो धनखड़ साहब का जो छपास और दिखास का जो शौक है, उसके लिए वो मौके पर चौके का काम करता है कि जिस पूरे मामले को कोई छेड़ने का और चिमटी से भी छूने का वो नहीं करता साहस, उस पर ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज में आपको एक और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बिटवीन द लाइंस, कि कल इन्होंने ये संदर्भ क्यों कहा। ये डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स जो थे, इंडियन डिफेंस के आईडीएसए के, उनका इंडक्शन प्रोग्राम था, वहां पर ये कल बोल रहे थे। और कल ही आपने देखा था ट्रंप ने जिस तरीके से 24 जहाज गिरने, सीज फायर कराने और तमाम तरह की बातें की, वो 71 दिन में 24वीं बार ट्रंप का दावा था, और उस पर आज तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो अब धनखड़ साहब ने जो ज्ञान दिया है, इसको आप बेमायने मत समझिएगा बिल्कुल भी। धनखड़ साहब बहुत ही पहुंचे हुए फकीर है, और उनकी जो यात्रा केवल बीजेपी तक मत सीमित मानिएगा। उनकी यात्रा अगर आपको ध्यान होगी पॉलिटिकल, तो वो शुरू हुई थी जनता दल से, वहां से कांग्रेस, और कांग्रेस से आकर के बीजेपी में निकली। तो वो मौसम को भी अच्छे से पहचान लेते हैं, वो मौके को भी सही पहचान लेते हैं, और किस बात पर क्या टिप्पणी करनी है उसको भी जानते हैं अच्छे तरीके से। वो विवादों में रहना उनका शौक हो गया एक तरीके से, और उसी क्रम के अंदर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली, ट्रंप ने जो बात कही उसको उन्होंने एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर मोदी जी को एक डिफेंस की लाइन दी। और उन्होंने क्या कहा, पूरे देश को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाहरी आख्यान है उनसे प्रभावित ना हो। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस देश में सभी निर्णय इसके नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे कि अपने मामलों को कैसे संभालना है। हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, और राष्ट्र एक समुदाय है, हम एकजुट होकर काम करते हैं, हम तालमेल से काम करते हैं। ये कोट अनकोट कहा उन्होंने संसद का सत्र जब कल शुरू होने वाला है, उससे ठीक 36 घंटे पहले। इसका मतलब समझिए आप क्या है कि मोदी जी चुप है ट्रंप के तमाम दावों पर, पूरे 71 दिन से चुप है। आज तक एक बार भी ये नहीं कहा मोदी जी ने अपने मुंह से कि क्या मामला है। उसके बावजूद भी जो लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की जा रही है, उसको आप समझ लीजिए कि ये केवल वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इनको राज्यसभा का संचालन भी करना है कल से, और 1 महीने सेशन चलने वाला है। कल 21 जुलाई से शुरू होगा, 21 अगस्त तक, बीच में एक छोटा सा ब्रेक है, यानी कि 21 वर्किंग डे है राम विकास। और उन्होंने उससे पहले एक लाइन तय कर दी। इस सेशन के अंदर आप सीनियर आदमी, आप समझते हैं कि क्या क्या इशूज होने वाले। सबसे बड़ा इशू क्या है, 2 इशू जो मेन इशू रहेगी। पहलगाम की सुरक्षा चूक, पहलगाम की खुफिया चूक, आतंकवादियों की गिरफ्तारी ना होना, और ऑपरेशन सिंदूर। बाकी चीजें सेकेंडरी है, उस पर हम आएंगे। इन दोनों चीजों को, और ट्रंप के दावे ऑब्वियसली, जो हमारी जो सोवरेनिटी और तमाम चीजों को, उसके लिए लाइन ऑफ डिफेंस पहले से ही तैयार कर दी इन्होंने कि हर बॉल को खेलना जरूरी है। यानी कि वो सरकार को उपदेश दे रहे हैं कि उनको बोलने दीजिएगा जो कुछ है, आपको कोई हर बॉल खेलने की जरूरत नहीं है। बाकी हम बैठे विकेट कीपर खुद को बता रहे हैं कि विपक्ष क्यों, हम जैसे उन्होंने एज किया तो हम उनको कैच कर लेंगे। इन बातों को अगर आप बिटवीन द लाइंस देखेंगे, तो धनखड़ साहब के खिलाफ, धनखड़ साहब आपको पता है इस देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, जिसके खिलाफ पिछले साल पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के अविश्वास का प्रस्ताव भी दिया। ये कोई बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन है। जो डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने, हरिवंश ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको अपने टिपिकल अंदाज में। लेकिन इतिहास में ये दर्ज हो गए कि इनका जो विपक्ष के प्रति रवैया था,
वो कहीं ना कहीं बायस था, और उसके कारण विपक्ष को मजबूर होकर के अविश्वास प्रस्ताव की रेड लाइन क्रॉस करनी पड़ी। रेड लाइन कहेंगे आपको कि संवैधानिक पद, उसके बावजूद भी ये तो बाज नहीं आए। इनके अगर आप उपराष्ट्रपति के तौर पर इनके अगर शब्दों को एक बार अगर दर्शकों को याद दिलाना चाहें, तो मैं दर्शकों पर छोड़ूंगा कि वो इनको एक बतौर उपराष्ट्रपति, जब आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इस तरह के संवैधानिक पद पर आते हैं ना राम प्रकाश जी, तो आप किसी भी पार्टी से आपकी एफिलिएशन हो, आप उसको छोड़ करके आते हैं और उसको बाकायदा घोषणा की जाती है कि मैंने फला पद छोड़ दिया है। जैसे स्पीकर, आपको ध्यान है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो भी अपना पद छोड़ के आता है, ताकि वो न्यूट्रल हो या ना हो, लेकिन न्यूट्रल दिखने का एक चीज सीन क्रिएट किया। हमारे इस तरह की परंपरा। धनखड़ साहब के शब्द सुनिएगा आप, जो उन्होंने इस पे राज्यसभा के आसन पर बैठ करके थे। उन्होंने क्या कहा, अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। अगर आपको ऐतिहासिक शब्द याद हो तो खुद को उन्होंने आरएसएस का एकलव्य बताया पहली बार। उससे भी उनका पैर नहीं पड़ा। उसके बाद वो उन्होंने आगे सुर्खियां बटोरने का कोई मौका नहीं। देश के सबसे सेकंड सबसे संवैधानिक पद पर है, सबसे बड़े राष्ट्रपति के बाद दूसरे, प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर। प्रधानमंत्री के प्रति उनकी आस्था, चेयर पर बैठ करके और चेयर से दूर भी, सदन में की बात कर रहा हूं, इनकी जो आस्था है। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा, उन्होंने कहा कुर्सी पर बैठ कर, आरएसएस की साख बेदाग है, आरएसएस का राष्ट्र निर्माण व भारतीय संस्कृति के लिए उनका जबरदस्त योगदान है, उच्चतम स्तर का वैश्विक थिंक टैंक है आरएसएस, हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। ये वो सभापति की कुर्सी पर बैठे। इसका कोई रेफरेंस, कोई बात आप सोचिएगा कि क्या उपराष्ट्रपति को ये कहना चाहिए बतौर सभापति? ये मैं दर्शकों को। उसके बाद उन्होंने मोदी जी के राष्ट्रवाद और उसके ऊपर उन्होंने क्या कहता, मोदी जी को उन्होंने कहा कि वो विश्व गुरु हैं। 27 नवंबर 23 को स्पेशल याद कीजिएगा, बॉम्बे में क्या उन्होंने कहा, गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो महापुरुष थे, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो युग पुरुष है। ये देश का उपराष्ट्रपति कह रहा है अपने प्रधानमंत्री के लिए। तो आप सोचिएगा कि संवैधानिक पद की मर्यादा उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था, कमिटमेंट, वो संविधान के प्रति है, वो सभापति की कुर्सी के प्रति है, या किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति है, ये देखना जरूरी है। उसके बाद आप तय कर पाएंगे कि ये जो सेशन कल से शुरू होने वाला है उसमें चेयर की क्या भूमिका होने वाली है। उसका एक इशारा उन्होंने कल दिया है, और ओपनली एक तरीके से आप कहेंगे स्क्रिप्ट लिखी है कि कैसे बीजेपी और उनको आगे बढ़ना चाहिए सरकार। नहीं, ये धनखड़ साहब तो ये जो अब इसको उपराष्ट्रपति हैं तो उनके लिए नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन एक जो शब्द होता है कि वफादारी, उस वफादारी को साबित करने के लिए अपनी चापलूसी को बहुत बार करते रहे हैं। बहुत क्लियर है वो साफ, इसमें कहीं उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं, और कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें वो जरा सी भी चूक करें। और कहा तो ये भी जाता है कि चूंकि वो ये सारे प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि उनको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए वो लालायित है, इसलिए वो सारी चीजें करते हैं। बहरहाल, अब जिस तरीके से वो करते हैं, एक तरफ इस पूरे मामले पर हमारे प्रधानमंत्री मौन है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, और दूसरी तरफ धनखड़ साहब बराबर बवाल काटे रहते हैं, गदर काटे रहते हैं, हर बार इस तरीके के विवादित बयान दे करके, और पूरे मुद्दे से सबको डाइवर्ट करने का काम करते रहे। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक होती है, और उस बैठक पे 8 बिंदु तय किए जाते हैं, जिसमें से 2 का आपने जिक्र किया। अब ये जो 8 बिंदु हैं वो सरकार के ऊपर कितने भारी पड़ने वाले हैं, और क्या वास्तव में हम जैसा सोच रहे हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत असरकारक जो है वो बिंदु है, कि इसी के चलते धनखड़ साहब को ऐसा स्टैंड लेना पड़ रहा है, धनखड़ साहब को आगे किया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन तेवर दिखाता है, इंडिया गठबंधन पेश कसता है, तो धनखड़ साहब खुद मोर्चा संभालेंगे। और ओम बिरला साहब के लिए भी हम लोग जानते ही हैं ऑलमोस्ट। राम प्रकाश जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं मानेंगे ना। जैसे जैसे विपक्ष स्पेसिफिक मुद्दों पर घेरेगा, आपको पता है कि सरकार लगातार उन मसलों को पिछले 71 दिनों से, आप 10 मई तक का खेल भूल जाइए। 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस पर हमने भी चर्चा नहीं की जान पूछ के, क्योंकि वो सेना का मामला है, 2 देशों के उसका बॉर्डर का मामला है। 10 मई से लेकर के आज तक सरकार ने कौन से सवाल का जवाब बाहर दे दिया है जो वो सदन के अंदर दिया? अभी तो आपने धनखड़ साहब का एक रूप देखा है। धनखड़ साहब और ओम बिरला का असली रूप तो आपको कल से दृष्टिगोचर होगा। क्या क्या कह चुके हैं धनखड़ साहब अगर विपक्ष के प्रति? विपक्ष जो भी सवाल कहता है वो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्र विरोधी दे रहे। सरकार कहे तो समझ में आता है, लेकिन चेयर जब कहे तो उसका मतलब समझना पड़ेगा कि दे आर सो होमोजेनस कि दोनों के बीच में आप भेद नहीं कर पाएंगे कि चेयर क्या है, सरकार क्या है, और विपक्ष को कैसे मिलकर घेरा जा रहा है। तो ये अभी तो धनखड़ साहब ने एक ट्रेलर दिखाया आपको, फिल्म तो कल से शुरू होगी।
जब नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, जब आप अडानी का नाम रिकॉर्ड से हटवाएंगे, जब आप हर सवाल को राष्ट्र विरोधी बताएंगे। और विपक्ष के जो नैरेटिव को आपको ध्यान होगा, वो क्या कहा था धनखड़ साहब ने, कि विपक्ष का जो नैरेटिव है वो राष्ट्र विरोधी है और वो कोविड वायरस के समान है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बात को कोविड वायरस से तुलना करना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के नैतिक मूल्य हैं, अगर बाकी चीजों को आप छोड़ भी दें, किस तरह का नैरेटिव सरकार चाहती है। तो वो एक राम प्रकाश जी विषय है। असली बात क्या है कि जो जो इश्यूज जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसका सरकार के पास ना कोई जवाब है और ना जवाब देने की मंशा है। दोनों ही चीजें, जवाब ना होना एक बात है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं, लेकिन उस तरफ मेरा एफर्ट भी नहीं होगा। उसका इशारा धनखड़ साहब ने ये कह के कर दिया कि हर बॉल खेलने की नहीं होती। इसके दो मायने, कि ट्रंप की भी हर बॉल खेलने की नहीं है और विपक्ष की भी हर बॉल खेलने की नहीं है, और बाकी काम के लिए हम बैठे हैं, आप चिंता क्यों करें। तो ये जो एश्योरेंस काइंड ऑफ है ना, इनडायरेक्टली, विदाउट मिन्सिंग सो मेनी वर्ड्स, ये अपने आप में गंभीर है डेमोक्रेसी के लिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पिछले 11 साल में कहां पहुंच गई है? विपक्ष का कोई एक मांग पिछले 11 साल में किसी विशेष चर्चा की स्वीकार की है क्या? बता दीजिए। कोई स्थगन प्रस्ताव माना गया हो, कोई काम रोको प्रस्ताव माना गया हो, कोई स्पेशल मेंशन स्वीकार किया गया हो? कहां पहुंचा दिया है? और कहते क्या है? राष्ट्रवाद के नाम पर। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक सवालों का जवाब इस देश की संसद में देने का परंपरा रही है। राम प्रकाश जी, 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था, अटल जी इनके पितृपुरुष, अटल जी की मांग पर कितने जनसंख्या, कितने एमपी हुआ करते उस टाइम, आपको ध्यान है कितने? उसके बावजूद भी नेहरू जी ने युद्ध के दौरान संसद का सेशन बुलाया और हर सवाल का जवाब दिया। आज तो हालत यह है कि 10 मई को आपका ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि 5 जहाज गिर गए और आप चुप हैं। आपके सीडीएस बता रहे हैं, आपका डिफेंस अटैची बता रहा है, आपका डिप्टी चीफ बता रहा है आर्मी का, लेकिन सरकार नहीं बता रही है। और जो पूछ रहा है उसको आप देशद्रोही कह रहे हैं। मेरा आपसे साधारण सा सवाल है कि जो ये पहलगाम वाले मसले में वो आतंकवादी कहाँ है आज तक? क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? सेशन से 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, उन्होंने कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इस्तीफा दे दिया क्या? किसका किसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुआ? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या कुछ हुआ क्या? केवल इस विशी विशी आईवाश करके धनखड़ साहब क्या बीजेपी को एक सेफ रूट दे रहे क्या? और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, तय मान करके चलिए ओम बिरला उस रेड लाइन को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपने हमेशा से देखा, जब विपक्ष का सांसद खड़ा होता है तब दोनों के तेवर देखिए, जब सत्ता पक्ष का सांसद खड़ा होता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं तो किस तरह का रुख होता है, सरकार के मंत्री जब खड़े होते हैं। तो संसद को बेसिकली जो एक डिबेट, डाइसेंट और डिस्कशन का मसला था, वहां पर आपने क्या खड़ा कर दिया लाकर कि एक तरफा संवाद होगा वहां पर भी। मोदी जी तो वैसे ही मोनोलॉग के चैंपियन है इंटरनेशनल, संवाद में तो वैसे भी भरोसा नहीं करते, लेकिन जो सवाल जवाब की परंपरा थी, क्या आप उसको भी नष्ट करके मानेंगे क्या? सभापति का ये कहना कि हर बॉल खेलने की नहीं होती, इसके वाइडर पर्सपेक्टिव देखिए आप क्या है। वो सरकार को रास्ता दिखा रहे हैं कि इनको बोलने दीजिए जो कुछ है, बाकी तो हम है ना। तो ये जो चीज है, और इस बार का, जैसे मैं आपको पहले भी चर्चा कर रहा था कि इस बार का जो सेशन है, मानसून सेशन, ये मोदी सरकार के लिए अगर आप एथिकली देखें तो 11 साल के कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रवाद उनकी पिच है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई उनकी पिच है, पाकिस्तान आतंकी देश है ये उनकी पिच है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी पिच है, डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त हैं ये उनकी पिच है, भारत विश्व गुरु है, भारत डंकापति है, दुनिया में डंके बज रहे हैं, ये किसकी पिच है? और उन्हीं पिचेस पे अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सारा देश देख रहा है। बिहार के अंदर चुनाव से पहले जिस तरीके की विशेष पुनरीक्षण चल रही है, एयर इंडिया का हादसा जिस तरीके से अहमदाबाद में हुआ, उससे जुड़े सैकड़ों सवाल। और धनखड़ साहब ने पहले ये कह दिया कि हर बॉल को खेलने की जरूरत नहीं है, और विकेट कीपर खड़ा है, गेंद को खेलना, गेंद को छोड़ना विकेट कीपर की भूमिका, देश की सॉवरेनिटी। ट्रंप का नाम नहीं ले सकते, ट्रंप का नाम, वो कह सकते थे ये बात कि ट्रंप कौन होते हैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम में किसी की हिम्मत नहीं है ट्रंप का नाम। बता दीजिए किसने लिया? ट्रंप ने 24 बार नाम लिया आपका, ट्रंप ने जहाज गिरने की बात भी कही, लेकिन क्या भारत सरकार ने उसका कोई विरोध किया आज तक, कोई क्लैरिफिकेशन दिया? और संसद सेशन से एन पहले सभापति राज्यसभा के कह रहे कि हर बॉल खेलने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में सेशन जाएगी। तो हम जो अब इंडिया गठबंधन की बात पे थोड़ा सा आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने जो तय किए हैं 8 बिंदु, वो 8 बिंदु कितने महत्वपूर्ण हैं और सरकार के लिए
कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और मतलब इस परिप्रेक्ष्य में जब आप कह ही रहे हैं कि भाई सरकार सदन के बाहर जवाब नहीं देती तो सदन के अंदर कैसे जवाब देगी, लेकिन फिर भी जिस आक्रामकता के साथ आज इंडिया गठबंधन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है उन सारी बिंदुओं के साथ। राम प्रकाश जी देखिए, गठबंधन का एग्जीक्यूशन तब होगा जब उनको बोलने की परमिशन दी जाएगी, किसी मसले पर विशेष चर्चा होगी, चेयर उसको अनुमति देगी, सरकार उसको स्वीकार करेगी। ऐसा तो आपने कोई परंपरा पिछले 11 साल में देखी नहीं। तो ये अपने शोर मचाते रहेंगे, उसके लिए इन्होंने काउंटर नैरेटिव आपने देख लिया कि जो इंडिया अलायंस के इश्यूज हैं, पहलगांव से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जहाज गिरने से लेकर के फाल्टी स्ट्रेटेजी से लेकर के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा से देकर के बिहार में एसआईआर को लेकर के और महिलाओं पे, दलितों पे, आदिवासियों पे लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, उन सारे मसलों पर सरकार अनुमति देगी क्या? पहला सवाल तो यही है कि चर्चा की, तो जवाब है नहीं। स्पेसिफिक वो कानूनों में ही फंसा देंगे। और उस चीज को काउंटर करने के लिए सरकार का सिलेबस तैयार है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट फाइल कर दी है 11 साल बाद। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 11 साल के बाद वो कंप्लेंट दायर कर दी है। अपने भूपेश बघेल के बेटे को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही आप इन सवालों के जवाब करेंगे वो भ्रष्टाचार ले आएंगे। बाकी सारी चीजों को इकोसिस्टम में डालने के लिए आपका पमेरियन मीडिया है, किसी भी सवाल पर जवाब नहीं आने देंगे। और अब तो आपने देखा होगा सरकार का जो पिछलग्गू जो सिस्टम है उसने 2-3 दिन से एक चीज और फैलाई है, अगर आपने ध्यान किया तो, कि संसद सत्र के दौरान सरकार कोई ऐसी चीज लाने वाली है कि जिसमें सारा सब कुछ ही छिप जाएगा। यानी कि मोदी जी का जो जादूगर वाला जो हैक है उसमें कोई कबूतर लाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार आपको ध्यान होगा ना, भारत का नाम इंडिया का नाम बदल करके भारत लाने पर 6 दिन चर्चा कर दी। तो इस तरह की चीजों की चैंपियन, वो सारे के सारे इश्यूज इनके दिमाग में रहते हैं आगे से आगे, और बाकी काम मीडिया कर देता है। मीडिया ने जिस तरीके से चल रहा है और विपक्ष ने जिस तरीके से चल रहा है, उन दोनों में बहुत भेद है। और अब तो गोदी मीडिया के एंकर भी ये कहने लगे सरेआम कि भाई सरकार ने पूरा टीवी स्पेस, सारा मीडिया स्पेस अपने विज्ञापन के हथियार से कैप्चर कर लिया है। तो उसके बाद सेशन में आप देखिएगा चेयर दोनों अपनी, उनकी कमिटमेंट्स क्लियर है, उनकी आस्था क्लियर है, भाजपा के प्रति भी, मोदी जी के प्रति भी, आरएसएस के प्रति भी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कोई सार्थक संवाद होने नहीं? और सार्थक संवाद की कोशिश भी हुई तो क्या उसको बीजेपी के जो निशिकांत दुबे टाइप के जो लोग हैं, जो सुबह से शाम तक रोज नया नैरेटिव जो लेकर के आते हैं। आप देखिए राहुल गांधी का आपको ध्यान होगा, एक पर्चा दर्ज हुआ था कि राहुल गांधी ने सांसदों पर हमला कर दिया। 1 हफ्ता बवाल काटा था उसने। उस केस का पता है आपको आजकल कहाँ है? किसी को नहीं पता। 2 सांसद दाखिल हो गए, उससे तमाम मंत्री मिलने जा रहे थे रामन और लोहिया। क्या हुआ उस केस का? कोई एफआईआर, कुछ भी। तो स्पेसिफिक एक मूवमेंट के लिए, पार्लियामेंट सेशन के लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है। आपने कहा प्रोफेशनली 24 पार्टियां बैठी, उन्होंने वर्चुअली मीटिंग की, लंबी मीटिंग की, एक एक मुद्दे को थ्रेश आउट किया और ये कहा कि हम एकजुट होकर के फुल फोर्स के साथ सरकार को घेरेंगे मेरिट्स। ये फैसला हुआ। सरकार ने तय कर लिया कि हम एक भी तर्क का जवाब तर्क से नहीं देंगे। पहली बात, हम बहस नहीं होने देंगे, तय है। आज नहीं, 11 साल से हो रहा है। तर्क करेंगे तो हम कुतर्क करेंगे, कुतर्क भी नहीं चला तो शोर करेंगे, शोर नहीं करा तो संसद स्थगित करेंगे, और संसद स्थगन से भी काम नहीं चला तो लोगों को सस्पेंड करेंगे। ये आपने लगातार देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये गुजरात मॉडल था जिसको दिल्ली में 100% रेप्लिकेट किया जा रहा है। और अपने धनखड़ साहब ने बता ही दिया कि हर बॉल खेलने की जरूरत नहीं, एज करोगे तो विकेट कीपर खड़ा है। यानी कि एज सरकार तो कर नहीं सकती, एज तो विपक्ष ही करेगा। सारी चीजें उधर है ना। तो ये सारे का सारा एक बिल्डअप है पार्लियामेंट सेशन का। ये जितने भी असहज सवाल है, जो देश के सवाल है, जो बिहार के सवाल है, उन सबको साइडलाइन करने का एक ही तरीका है कि संसद का सत्र मत चलने दें। और वो सरकार ने बड़ा सक्सेसफुली वो मॉडल आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है। आमतौर पे जेटली साहब के टाइम में, सुषमा स्वराज के टाइम में, आपको ध्यान होगा, वो इसको विपक्ष का एक एसेट मानते थे कि विपक्ष के पास हथियार है संसद को स्थगित करा करके और अपनी बात मनवाने का। अब वो हथियार सरकार ने अपना लिया, सरकार उसको यूज कर रही है। विपक्ष के तो सस्पेंड ही करके बाहर ही कर देंगे बिना कारण। जो व्यक्ति हंगामे के समय संसद में नहीं है उसको भी सस्पेंड कर देते हैं। तो एक नया मॉडल है राम प्रकाश जी, और उसका इशारा धनखड़ साहब ने और सरकार का पूरा इकोसिस्टम लगातार दे रहा है, सवालों को स्वीकार किए बिना। जब तक आप राम प्रकाश जी किसी समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी विषय को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल उन्होंने धनखड़ साहब की बात मानते हुए पहले से ही
इश्यूज को स्वीकारना मना कर रखा है। तो सरकार मना ही नहीं करती तो आप जवाब क्या, सवाल क्या, वो एक सिस्टम चला है। अभी 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 फिलहाल तो सर जो ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं उनका असर विपक्ष के ऊपर नहीं दिख रहा है। भूपेश बघेल क्या है, ईडी पहुंचती है, उनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बेटे को, उसके बावजूद भी वो विधानसभा चले जाते हैं, चर्चा में शामिल हो जाते हैं और फिर बताते हैं मीडिया को कि सिर्फ और सिर्फ अडानी पे चर्चा की वजह से जो है हमारे बेटे को गिरफ्तार किया गया इत्यादि। और इन सारे दबावों के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के इतना जो है चार्जशीट फाइल की गई, राहुल गांधी ने पहली बार अपने जीजा के फेवर में बोला और उसको भी अब किस तरीके से भाजपा प्रस्तुत कर रही है सबके सामने, तो इन सब के बावजूद भी अगर विपक्ष ने ये 8 मुद्दे तैयार कर लिए हैं तो एक बात तो साफ है कि विपक्ष फिलहाल किसी तरीके का डर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब क्या हम दो चीजें हैं, आपसे बहुत संक्षेप में दो चीजें समझ लूं। एक तो क्या सत्र के दौरान भी छापेमारी की ये कार्रवाई और बढ़ सकती है, क्या कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है बड़े चेहरों की डराने के लिए, और दूसरा कि अगर इन सब चीजों से काम नहीं बनता है तो सरकार क्या करेगी, क्या आखिरी उपाय उसके पास सस्पेंशन और स्थगन ही है या और भी कुछ है, विकल्प बचता है सरकार के पास? राम प्रकाश जी, कवर अप की तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, रॉबर्ट वाड्रा प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी। ये मत सोचिएगा कि कभी रॉबर्ट वाड्रा पे सेशन के दौरान कभी हाथ डालने की सोच सकती है, इस सरकार में वो दम नहीं है, ये भूल जाइएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो कर सकते थे वो कर दिया, उसके अलावा अरेस्ट करने का कोई बड़ा मसला नहीं है। उनको ये भी पता है कि अगर इस सेशन के दौरान और कोई भी, देखिए एजेंसियां अपना काम करती रहेगी, उनको तो एक खास तरह की सुपारी दी जाती है, टास्क दिया जाता है, वो अपने काम पे लगी रहती है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन कोई बड़ा एक्शन गिरफ्तारी का या उसका, उसमें सरकार खासतौर पे जब डिफेंसिव है तो बचेगी। वो कोई कबूतर जो निकालता है ना जादूगर टोप से, हैट में से कोई टोप निकालने की फिराक में हो, वो क्या है, नहीं, लेकिन सर डिफेंसिव रहेंगे तो बच नहीं पाएंगे, डिफेंसिव रहेंगे तो बच नहीं पाएगी सरकार, ये सरकार भी जानती है। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हथियार तो उनके पास राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा है। अगर वो एलओपी को गिरफ्तार कर लेते तो इससे बेहतर उनके पास कुछ भी नहीं है। पूरा सदन खत्म, सदन की काम खत्म। रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर लेते हैं तो भी परिस्थिति वही है कि सदन चलाने का कोई मतलब नहीं है। सदन के अंदर उनको, भाई उनकी मेन समस्या ये है कि हमें जवाब ना देना पड़े, बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद एक गिरफ्तारी से सारे समाधान हो सकते हैं। तो राम प्रकाश जी, अगर इनके अंदर इतना दम होता और इतनी कहानी होती तो ये आज तक 11 साल से राहुल गांधी को बाहर नहीं होने देते, रॉबर्ट वाड्रा को बाहर रहने देते, आपको लगता है? जब प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर तो कोर्ट तय करेगा चार्ज फ्रेमिंग से लेकर सब कुछ। गिरफ्तारी के एम्बिट से वो दोनों बाहर, गिरफ्तारी होती है उससे पहले पूछताछ के लिए, सबूत जुटाने के लिए, वो फेस ओवर हो गया। टेक्निकल और लीगल पोजीशन है ना ये। आप प्रोसिक्यूशन फाइल करने से पहले चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी उन पे हाथ डाल सकते हैं उस समय। अब वो मामला कोर्ट की एक्टिव कॉग्निजेंस में, ईडी की बहस हो चुकी है, डिफेंस बहस कर रहा है। ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा की 2 दिन पहले प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई है, उसमें प्रोसेस शुरू होगा। तो ये कोई खालाजी का घर नहीं है कि आप किसी को पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। और वैसे भी वो देखेंगे आप, वो स्टेज क्रॉस होगी। तो अब जो आपने कहा ना कि क्या है, तो अल्टरनेटिव नैरेटिव के जरिए, और जो आपने कहा ऑफेंसिव क्या, आप कहोगे राष्ट्रवाद, आप कहोगे पहलगाम, आप कहोगे ऑपरेशन सिंदूर, आप कहोगे ट्रंप, आप कहोगे जहाज गिरे, वो कहेंगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, सारा भ्रष्ट, सारा भ्रष्ट। कभी ममता का नाम लेंगे, कभी लालू का नाम लेंगे। उनको नैरेटिव पे बात नहीं करनी, नेगेटिव को डाइल्यूट करके अपने पिच पे खेल रहे हैं। और उसके लिए उनके पास पूरा इकोसिस्टम है, दोनों चेयर्स हैं, कमिटेड चेयर्स हैं, आस्था में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए सर सेशन किस तरफ जाता है, मोदी जी जो तय करेंगे होगा। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल से सत्र भी शुरू हो जाएगा। और शुरू होने के साथ जिस तरीके की तस्वीर बनेगी उससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि 1 महीने हम लोग सदन में किस तरीके का व्यवहार देखेंगे, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तय होंगी। इन सब के बीच में मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी या शायद ये भी मान सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन होगी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी, तो अगर किसी बड़े नेता को टारगेट करना हुआ तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष शायद इससे चूकेगा नहीं, क्योंकि जवाब देना किसी भी परिस्थिति में उनके लिए संभव नहीं है। सदन में एक बार जो जवाब दे दिया वो हमेशा के लिए ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। जो लोग बाहर जवाब नहीं देते हैं, जैसे अत्री सर कह रहे हैं, वो सदन में कैसे जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।